हेलो बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग एचएसडी चैप्टर में दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ने जा रहे हैं एलर्जीज के बारे में। फ्रीक्वेंटली वर्ड हम लोग यूज किया करते हैं कि इनको एलर्जी है, उनको एलर्जी है, हमको एलर्जी है। तो ये एलर्जी शब्द आया कहाँ से, क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहती है व्हेन यू हैव gone to a new place and suddenly you started sneezing। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप मान लीजिए कोई प्लेस ए पे रहते हैं और वहां से कोई दूसरे प्लेस बी पे जाते हैं जो कि काफी ज्यादा यहाँ से दूर है, से फॉर 500 किलोमीटर यहाँ से दूर है, और आपको अचानक से छींके आने शुरू हो जाती है, वीजिंग, रनिंग नोज शुरू हो जाता है, आपको आंख से पानी आना शुरू हो जाता है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, और उसके पीछे कोई एक्सप्लेन्ड रीजन भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है आपको कोई गंभीर बीमारी है, कोई एक्सप्लेन रीजन नहीं है। एंड व्हेन यू वेंट अवे, जब आप उस प्लेस से वापस आ जाते हैं, बी से फिर से ए प्लेस पे वापस अपने घर को आ जाते हैं, तो सिम्टम आपके डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्यों होता है? तो सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन एनवायरनमेंट। एनसीईआरटी कहती है कि हम में से कुछ लोग सेंसिटिव हैं पार्टिकल्स के प्रति जो कि एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले पार्टिकल्स के प्रति हमारा नेचर सेंसिटिव है। यही कुछ कारण बताए जाते हैं। अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज, ये एलर्जी के कारण हो सकती है। और एलर्जी बच्चों पॉलन से हो सकती है, पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन्स जो फ्लावर से मिलते हैं, माइट्स से हो सकती है, एटसेट्रा, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की एलर्जी हो सकती है। जैसे धूल मिट्टी वाले स्थान पे किसी को धूल मिट्टी से भी एलर्जी हो सकती है। इवन दो पार्क में भी बच्चों, पार्क में लोग खेलने जाते हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फूल पत्तियों वाले प्लांट लगे रहते हैं, तो उनके पॉलन ग्रेन से, उन पे पाए जाने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट से, इनसे भी एलर्जी हो सकती है। अब एलर्जी है क्या, उसे हमें पढ़ना है। तो एलर्जी एक प्रकार का एक्साजरेटेड रिस्पॉन्स है, या एक्सेगरेटेड रिस्पॉन्स है, मतलब सडन और बहुत तेज। एक्साजरेटेड मतलब बहुत एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बोल सकते हैं कि बहुत तीव्र, बहुत तेज, तेज रिस्पॉन्स है हमारे इम्यून सिस्टम का सर्टेन एंटीजेंस के खिलाफ जो कि इन्वायरमेंट पे ये मौजूद रहते हैं। इसी को हम एलर्जी कहते हैं। फिर से बच्चों, एक्साजरेटेड रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम का जो कि सर्टेन एलर्जेंस एंटीजेंस के खिलाफ होता है, जो कि एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में चले जाते हैं, इसी को एलर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट, सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, इनको बोलते हैं बच्चों एलर्जन। ऐसे सब्सटेंस जिसके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम इस तरीके से एलर्जी को प्रोड्यूस करता है, वो सब्सटेंस कहलाते हैं एलर्जेंस। द एंटीबॉडीज, अब इनके एलर्जेंस के खिलाफ होगा क्या? एलर्जेंस जो है एक तरह से बॉडी में हमारे एंटीजन की तरह काम करते हैं। अब एंटीजन कौन होता है? जो एंटीबॉडी को जनरेट करवाता है वो एंटीजन होता है। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दीज आर, कौन सी टाइप की एंटीबॉडी बनती है बच्चों? आईजीई टाइप की एंटीबॉडी यहाँ फॉर्म्ड होती है एलर्जी में। ठीक, कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जेंस के क्या है? यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है डस्ट हो सकते हैं, पॉलन हो सकते हैं, एनिमल डैंड्रफ हो सकते हैं, एटसेट्रा। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं एलर्जिक रिएक्शन के? तो इसमें आपको छींके आ सकती हैं, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये कुछ सिम्टम है जो आ सकते हैं। अब एलर्जी बॉडी में अंदर क्या चल रहा होता है, रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, किन केमिकल्स के कारण एलर्जी होती है? तो एनसीईआरटी कहती है एलर्जी होती है ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल, जैसे कि एक केमिकल का नाम इन्होंने बताया हिस्टामिन, और दूसरे का नाम बताया बच्चों सेरोटोनिन। ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन वगैरह ये जो है ना बच्चों, वैसोकॉन्ट्रिक्टर और ये वैसोडायलेटर की तरह काम करते हैं, और ये मास्ट सेल इनको सिक्रीट करती है। यही रिस्पॉन्सिबल है बच्चों एलर्जी कॉज करने के लिए। फॉर डिटरमाइनिंग कॉज ऑफ एलर्जी, अब अगर डॉक्टर को आप दिखाने जाएंगे, एलर्जी का कॉज आपको पता करना है, डिटरमाइन करवाना है, तो पेशेंट को जिसका सस्पेक्टेड है, जैसे पेशेंट कहता है कि मुझे पॉलन से एलर्जी है, तो डॉक्टर उसको पॉलन के संपर्क में लाके देखेगा। पेशेंट कहेगा धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो उसको धूल मिट्टी से संपर्क में डॉक्टर लाके कोशिश करेगा, या किसी अदर तरह से उसको है एलर्जी, तो डॉक्टर उसको चेक करेगा उस सब्सटेंस के संपर्क में ला करके, जिससे पता चल सके कि पेशेंट को वाकई में उसी सब्सटेंस से या उसी चीज से एलर्जी है। द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन। तो यहाँ कोशिश की जाती है जो पॉसिबल एलर्जन होता है उसको एक्सपोज किया जाए उसके साथ पेशेंट को, या इंजेक्ट किया जाए। देन फिर रिएक्शन को बच्चों स्टडी किया जाता है। रिएक्शन में कुछ सिम्टम्स जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, देन कहा जा सकता है कि इनको एलर्जी है,
और अगर ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो यानी इनको एलर्जी नहीं है, ऐसा माना जाएगा। तो अगर एलर्जी की सिम्टम्स को कम करना है या उसको दूर करना है तो हम यहाँ पे, क्योंकि हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकलते हैं, तो हम एंटी हिस्टामिन और एंटी सेरोटोनिन ड्रग्स ले सकते हैं। तो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट के रूप में देगा आपको एंटी हिस्टामिन देंगे, एड्रेनलिन देंगे डॉक्टर आपको, स्टेरॉइड्स देंगे क्विकली, जो कि रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों सिम्टम्स ऑफ एलर्जी को। समहाउ एनसीईआरटी कहती है इसी के साथ मॉडर्न डे की हमारी लाइफ स्टाइल भी रिजल्ट है हमारी इम्यूनिटी को लोअर करने में, क्योंकि हम घर के अंदर बंद रहते हैं, एसी कूलर वगैरह में ज्यादा रहते हैं, एटमॉस्फेयर से ज्यादा कम, बाहर के एटमॉस्फेयर से कम एक्सपोज होते हैं। दैट्स वाई हमारी इम्यूनिटी बाहर की तुलना में, बाहर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बननी चाहिए, वो नहीं बन पाती, हमारी इम्यूनिटी लोअर रह जाती है। देन जब कभी हम बाहर जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, इसकी वजह से हमें एलर्जी होती है। तो लिखा हुआ है एंड मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस, मोर एंड मोर चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट है। मेट्रो सिटीज में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा बच्चों इंडिया में सफर कर रहे हैं एलर्जी और अस्थमा। अस्थमा भी एक प्रकार के, इसमें स्पेजम आ जाता है, सडन कंट्रक्शन आ जाता है बच्चों हमारे पास ब्रोंकियोल की मसल्स में, इसकी वजह से आगे जो है सांस ब्रीथ ट्रेवल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत दर्द होता, भयावह होता है ये। ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। देखिए एनसीईआरटी कह रही है कि इस एलर्जी जो मेट्रो सिटीज में बच्चों को एलर्जी हो रही है, इसका कारण केवल और केवल ये है कि प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट शुरुआत में प्रदान किया गया है। जब बच्चा छोटा था बच्चों, जन्म से लेकर के 14 साल तक आपने उसको प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट दे दिया, ज्यादा लाड प्यार से आपने पाला है उसको, एसी कूलर में बंद रखा, एकदम किसी भी प्रकार के डस्ट में खेलने नहीं दिया, मिट्टी में खेलने नहीं दिया, जिसकी वजह से अब उसको एलर्जी हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस से एलर्जी होगी, अब उसको जिंदगी भर एंटी हिस्टामिन और इन सब ड्रग्स पे निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर बच्चों एक्टिव हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन आता है जिसका नाम है बच्चों ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो माने होता है स्वतः, और इम्यूनिटी का मतलब है प्रतिरक्षा, है ना, मतलब स्वतः प्रतिरक्षा होने वाली ऑटो इम्यूनिटी। तो स्वतः प्रतिरक्षा में क्या होता है? जब हमारी बॉडी में बच्चों हमारी ही सेल हमारे ही टिश्यू या ऑर्गन को खत्म करने लगती है, तो ऐसी डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। तो ऑटो इम्यूनिटी तो खुद की इम्यूनिटी है, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हाइपर एक्टिव होने से डिजीज भी हो सकती है। तो एनसीईआरटी बोल रही है कि मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद करिए कि हमने दो प्रकार की इम्यूनिटी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी बच्चों इन्नेट इम्यूनिटी और एक पढ़ी थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में जो बाई बर्थ है ऑर्गन्स हमें और जो बैरियर्स मिल गए हैं उनके वजह से है इम्यूनिटी, बाकी एक्वायर्ड वाली हमने हायर की है एज वेल एज जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ी है, तो ये हमने खुद से सीखा है। तो यहाँ पे जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है हायर वर्टिब्रेट में अच्छे से इवॉल्व हुई है, और ये जानती है, ये एबिलिटी है इसके पास डिफरेंशिएट करने की कौन सा फॉरेन ऑर्गेनिज्म है। फॉरेन ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में पैथोजन बोला जाता है, साथ ही साथ ये सेल्फ नॉन सेल्फ सेल में भी बच्चों डिफरेंशिएट कर सकती है। तो नेक्स्ट, व्हाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, हम ऑटो इम्यूनिटी डिजीज के अभी तक ज्यादा कारण नहीं जान सके हैं, लेकिन फिर भी टू कोरोलरीज ऑफ दिस एबिलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड। पहला क्या है कि वन, हायर वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। हायर वर्टिब्रेट्स की मतलब बात हो रही है तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल है। तो हायर वर्टिब्रेट मान लीजिए लगभग रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल की बात हो रही है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बच्चों फॉरेन मॉलिक्यूल को अपने आप से, अपनी सेल को और फॉरेन मॉलिक्यूल्स को पहचाना जा सकता है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील विद दिस एस्पेक्ट। तो इम्यूनोलॉजी का सिद्धांत जो है इसी पे काम करता है, इसी एस्पेक्ट पे काम करता है। दूसरा क्या है, सम टाइम ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन। याद रखिएगा बच्चों, जेनेटिक रीजन कहा जा रहा है एंड साथ में अननोन, अज्ञात कारणों से भी बॉडी जो है अटैक कर देती है अपनी सेल को। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं कि आपके पास एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं यहाँ पर कि सेल्फ सेल जो न्यूरॉन की होती है ना, न्यूरॉन की सेल को ही अटैक कर दिया जाता है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम होता है इस डिजीज का। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आपके जो न्यूरॉन्स के कुछ पार्ट हैं वहीं पर आपकी ये सेल्स अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और फिर फंक्शन बॉडी के
जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो अनकोऑर्डिनेट होने लगते हैं, मतलब चलना फिरना, देखना, सूंघना, बातचीत करना, इन सब में कमियां देखी जाती हैं और धीरे 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 करके पेशेंट की लाइफ ऐसी हो जाती है कि प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है बच्चों। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात की हम लोगों ने यहाँ पे। दिस रिजल्ट इन डैमेजेस टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी इसी प्रकार के डिजीज है। इसमें बच्चों अर्थराइटिस है ना, ऑर्थो माने होता है ज्वाइंट और आइटिस माने होता है इन्फ्लेमेशन। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें बॉडी के ज्वाइंट्स प्रभावित होंगे बच्चों, गठिया हो जाएगी, बुखार आएगा, है ना, और कुछ केसेस में आंखें लाल हो जाती हैं समय समय पर, जिसका टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि अर्थराइटिस की वजह से है या सामान्य है, उसकी जांच भी होती है। इसके अलावा भी बच्चों जैसे मैंने कहा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसके द्वारा भी हो सकता है। एक डिजीज का नाम है बच्चों हैशीमैटो डिजीज, हैशीमैटो डिजीज के द्वारा भी है। ग्रेव्स डिजीज भी इसी में आती है, ग्रेव्स डिजीज में भी यही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो यहाँ कुछ और डिजीज मैंने बता दी जो कि अफेक्ट कर रही है हमारे यहाँ पीपल को, सोसाइटी में, इनको ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। चलिए अब अगले सेक्शन पे पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम किस प्रकार से हमारी बॉडी में कार्य करता है और उसके बेसिस क्या क्या है यहाँ पे हमें देखने हैं। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में देखते हैं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम को अगर देखेंगे तो ये कंसिस्ट है लिम्फॉइड ऑर्गन का बना बच्चों, लिम्फॉइड टिश्यू का बना, लिम्फॉइड सेल से, और सॉल्युबल मॉलिक्यूल है इसमें एंटीबॉडीज, जिनको हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जिनको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। तो जैसा आपने पहले पढ़ रखा है कि इम्यून सिस्टम यूनिक होता है किस सेंस में, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज कर सकता है बच्चों फॉरेन एंटीजन को, रिस्पॉन्ड कर सकता है फॉरेन एंटीजन के खिलाफ, और तो और इनकी फोटो को भी याद रखता है कि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम अटैक किया था। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता था, फिर उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट होता था, जो कि बहुत तेजी रिस्पॉन्स होता था। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल एलर्जिक रिएक्शन में बच्चों, एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में साथ जब हम कभी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं या कह सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक एक चीज को पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर आ रहा है लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, व्हाट इज लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये वो ऑर्गन है जहां पे, फिर से देखिएगा, जहां पर एनसीईआरटी कहती है ओरिजिन हो रही है या मैचुरेशन हो रहा है। फिर से देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रही है कि लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पे वरना तो बच्चों ओरिजिन होगी, वरना तो मैच्योर होंगी सेल, एंड प्रोलिफरेशन, इनका नंबर बढ़ेगा लिम्फोसाइट का बच्चों। तो लिम्फोसाइट की ओरिजिन होना, मैच्योर होना और उनका नंबर बढ़ना, यानी प्रोलिफरेट करना, ये होता है लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जिनके अंदर बच्चों ओरिजिन है, मैच्योरेशन है इन सेल का, वो दो हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बच्चों बोन मैरो, इसको बी से याद रखिए, ये थाइमस, इसको टी से याद रखिए, आगे काम आएगा। वेयर इमेच्योर, तो बोन मैरो एंड थाइमस एक ऐसे ऑर्गन है जहां पे इमेच्योर लिम्फोसाइट बच्चों डिफरेंशिएट होती हैं। किस टर्म में डिफरेंशिएट होती हैं? इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बच्चों, ये एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बनती हैं बोन मैरो और थाइमस के अंदर। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट बच्चों माइग्रेट करती हैं टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो याद रखिए प्राइमरी में कौन आया? प्राइमरी में दो आए, एक आया बोन मैरो और दूसरा आया थाइमस, उसको याद रख लीजिए बच्चों बीटी से, ठीक है, बीटी प्राइमरी है। इसके बाद सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आता है, तो यहां से स्केप करते हैं लिम्फोसाइट बच्चों प्राइमरी ऑर्गन से सेकेंडरी ऑर्गन में, दैट इज स्प्लीन में जा सकती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं वहां जा सकती हैं, टॉन्सिल्स में जा सकते हैं, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाया जा सकता है, या अपेंडिक्स में जा सकते हैं। ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन डायग्राम में भी उपलब्ध है, हम लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए लिम्फॉइड जरा ऑर्गन को, तो प्राइमरी और ये ऑर्गन बने हुए देख सकते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ये जो हमारे पास लिम्फेटिक लिम्फ वेसल का चैनल है, इसमें जगह जगह पे छोटे छोटे नोड्यूल होते हैं, इन नोड्यूल्स को बोला जाता है बच्चों लिम्फ नोड्स। यहाँ पर हार्ट के पास, एकदम हार्ट के पास एक स्पेस है, वहां पर बच्चों एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है थाइमस, ये प्राइमरी ऑर्गन है। और हमारी जो बोन होती है बच्चों इस तरीके की, जो बड़ी बोन है, जैसे फीमर हो गई, ठीक है, फीमर हो गई, ह्यूमरस हो गई, इस बोन में बच्चों यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट, इस बीच वाले पार्ट को बोलते हैं बच्चों बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है, जहां पे बोन का मैट्रिक्स उपलब्ध होता है, बोन टिश्यू अंदर उपलब्ध होता है,
उसको कह सकते हैं बच्चों बोन मैरो। तो बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी है, बाकी लिम्फाइड लिम्फ नोड्स हो गए और आपके लिम्फेटिक वेसल हो गए, यहाँ पर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, पेयर पैचेस होते हैं बच्चों, पेयर पैचेस पे और अपेंडिक्स पे, ये आपके सब सेकेंडरी ऑर्गन हो गए, याद रखने वाली बात है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव कर जाएंगे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड करते हैं बच्चों साइट्स फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। वर्क याद रखिएगा, पूछा जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का वर्क क्या है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन करते क्या है, ये लिम्फोसाइट को जगह दे रहे हैं, कुल मिला के युद्ध क्षेत्र है ये। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बैटल फील्ड है जहां पे लिम्फोसाइट फाइट करेंगी एंटीजन के साथ, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। और होगा क्या, कुल मिलाकर के ये एंटीजन के साथ अपनी लड़ाई की प्रैक्टिस करेंगी, जिससे ये अपना नंबर बढ़ाएंगी और यहाँ पर ये इफेक्टर हो जाएंगी, इफेक्टिव रूप में काम करना शुरू कर देंगी। लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन को बच्चों ह्यूमन बॉडी में डायग्राम में शो किया गया है, यही बताया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है जहां पे ब्लड सेल्स, चाहे वो लिम्फोसाइट हो, एरिथ्रोसाइट हो और आपकी प्लेटलेट वाली सेल हो, सबकी सब यहीं पे बनती है बच्चों। फिर आगे, थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है। थाइमस जो एक ऑर्गन है बच्चों, लोब वाला ऑर्गन है, जो कि हार्ट के पास होता है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन बच्चों किसे कहते हैं, स्टर्नम को कहते हैं। जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो जानेंगे रिब केज बनाने में स्टर्नम का क्या महत्व है। अभी जान लीजिए, रिब केज में जो सामने वेंट्रल की ओर बोन मौजूद है, स्ट्रेट बोन मौजूद है, इस स्ट्रेट बोन को ही स्टर्नम कहते हैं और इस स्टर्नम बोन को ही ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन मौजूद होता है। थाइमस की बात करें बच्चों, एट टाइम ऑफ बर्थ ये काफी बड़ा होता है, काफी इसकी बड़ी साइज देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी अवस्था एज आगे बढ़ती है, इसका साइज रिड्यूस रह जाता है। बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज अटेन्ड इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज। और जैसे ही हमारी प्यूबर्टी की एज आती है, प्यूबर्टी के टाइम से घटना चालू हो जाती है, काफी छोटी रह जाती है। तो उसकी वजह से भी इम्यूनिटी में अच्छा खासा आपको अंतर देखने को मिलेगा। बच्चों की 4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, जो उनको बाहर खेलने को मिलता रहता है, उनकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होती है, उनको ठंडी गर्मी इतनी जल्दी परेशान नहीं कर पाती, फटाफट वो अपना एक्वायर कर लेते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वृद्ध होते चले जाते हैं, थाइमस बिल्कुल ही गायब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। तो चाहे बोथ बोन मैरो एंड थाइमस ये प्रोवाइड करते हैं बच्चों माइक्रो इन्वायरमेंट्स। याद रखिएगा, ये एक छोटा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का मतलब थाइमस में मैच्योर होने वाली, और बी लिम्फोसाइट का मतलब बच्चों बोन मैरो में मैच्योर होने वाली सेल से है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। स्प्लीन कैसा ऑर्गन है बच्चों, लार्ज ऑर्गन है और बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड कह सकते हैं, यहाँ बीन शेप लिखा है तो आप बीन ही याद रखो। बीन शेप ऑर्गन होता है, इसमें बच्चों लिम्फोसाइट और फाइगोसाइट होती है। और कौन सी सेल होती है बच्चों, लिम्फोसाइट एंड फाइगोसाइट लिखा है, इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फाइगोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट एंड फाइगोसाइट इसमें होती है, तो स्प्लीन करता क्या है, तो बच्चों ये फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे आपके यहाँ आरओ लगा रहता है ना, गंदे पानी को छांट करके साफ पीने योग्य बनाता है, ऐसे ही ये बच्चों फिल्टर की तरह काम करता है। ब्लड में से जो ब्लड में ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको ट्रैप करने का काम करता है। तो ब्लड को कुल मिला के साफ करने का काम कर रहा है। इसीलिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी सी आपको नींद लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऑर्गन ठीक से काम करते रहे। देखिए स्प्लीन का कितना बड़ा योगदान है ब्लड को साफ करने में। तो स्प्लीन भी ब्लड को हमारे साफ करती है, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आ गए हैं, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आगे चल के आपको इन्फेक्शन देने वाले हैं, इन्फेक्शन कॉज करने वाले हैं। स्प्लीन इनको वहीं पर रोक लेती है अपने पास, छन्नी की तरह काम करती है बच्चों। जैसे छन्नी में चाय बनाते समय चाय की पत्ती फंस जाती है, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो जाते हैं स्प्लीन के अंदर बच्चों। स्प्लीन ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट बच्चों, ये रिजर्वायर भी है एरिथ्रोसाइट का, और तो और इसे ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कब्रिस्तान है ये एरिथ्रोसाइट का, क्योंकि जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट है जिनकी लाइफ साइकिल 120 डेज में कंप्लीट हो गई है, वो स्प्लीन में आकर के ही दम तोड़ देती है। स्प्लीन में इन्हीं को तोड़ा जाता है, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी को। फिर आगे चलते हैं लिम्फ नोड्स पे। लिम्फ नोड काफी स्मॉल स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट आपको लोकेशन पर दिख जाएंगे अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फ नोड्स के बारे में और क्या दिया गया है,
लिम्फ नोड सर्व करते हैं टू द ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन। तो ये ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या अदर एंटीजन को पकड़ते हैं विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। तो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन को बच्चों लिम्फ नोड में पाया जाएगा। मान लीजिए इस तरीके से चैनल है और यहाँ लिम्फ नोड मौजूद है और यहाँ पर ये लिम्फेटिक वेसल चल करके आ रहा है। तो यहाँ से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, इधर से आ गया, आते 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 वरना तो इसमें फंस जाएगा, वरना तो इस लिम्फ नोड में फंस जाएगा, और जब फंस जाएगा तो यहाँ जो लिम्फोसाइट सेल हैं उनके साथ इनका पंगा हो जाएगा और लिम्फोसाइट इनको चट कर देंगे बच्चों, निपटा दिया जाएगा ये पे इनको। एंटीजेंस ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पांसिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट, है ना। एनसीईआरटी कहती है कि जो एंटीजन यहाँ पर लिम्फ नोड के अंदर ट्रैप हो जाते हैं ये लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर लिम्फोसाइट इनको पकड़ के धुन देती है। तो लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स, इसीलिए इम्यून रिस्पॉन्स बच्चों एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट, देयर इज अ लिम्फॉइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स। अब हमारे जो मेजर ट्रैक्ट्स है ना, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इसमें इजिली इंफेक्शन होने लगेगा तो हम बार बार बीमार पड़ने लगेंगे, सांस कैसे ले पाएंगे। हम खाना खाते रहते हैं उसमें भी इंफेक्शन हो सकते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आसपास बच्चों यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जहां से हम यूरिन करते हैं, और हमारे जो जेनाइटिलिया है वहां पर भी बच्चों ये लाइनिंग के आसपास बच्चों स्पेशल म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू पाया जाता है। इसको कहते हैं मॉल्ट बच्चों। ये थोड़ा सा लूज शेप के फॉर्म में होता है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू से माल्ट कहते हैं बच्चों। ये अकेला पूरे लिम्फाइड टिश्यू का 50% होता है बच्चों। कितना होता है? 50%। मतलब अगर मैं कहूं कि 3 kg टिश्यू पूरा लिम्फाइड है तो उसमें से 1.5 kg केवल माल्ट होगा, ऐसा समझिए आप। 1.5 kg मतलब 50% आपका माल्ट होगा। तो यहीं पर बच्चों एलर्जी हमारा खत्म हो जाता है सेक्शन। अब नया सेक्शन जो है वो है HIV के बारे में, दैट इज एड्स के बारे में। तो हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले जरा कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ ब्लैंक पेपर पे। ब्लैंक पेपर पे उन चीजों को मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड, पहले फुल फॉर्म आप याद करिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो क्या कहने का मतलब है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसमें कमी आ जाती है और उसकी वजह से बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं बीमारी के, जिनको एक साथ मिला करके हमने बोल दिया है सिंड्रोम। अब अगला पॉइंट है कि एड्स की वजह कौन सा वायरस है? तो एड्स को फैलाने वाला जो वायरस है बच्चों वो HIV है। अब इसका भी फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है बच्चों ह्यूमन इम्यूनो, ये पूरा वर्ड कॉपी होगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बच्चों, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो ह्यूमन के अंदर इम्यून सिस्टम की कमी कर देता है, इस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को बच्चों ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ही मैं यहाँ तक आया हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बाहर तो प्रोटीन की स्पाइक्स पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाहर ये प्रोटीन की स्पाइक्स पाई जा रही हैं। एक प्रकार के रेट्रोवायरस है कि इसका जो जीनोम होता है बच्चों RNA जीनोम होता है। अब यहाँ क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक RNA होगा, एक RNA ऐसे अंदर होगा, तो 2 RNA के मॉलिक्यूल हैं। आप बनाना सीखिए इनको, डायग्राम को। यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिल रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों कि कितने मॉलिक्यूल होते हैं। और साथ ही बच्चों 2 RNA है तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल दिख जाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बच्चों। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के 2 मॉलिक्यूल होंगे। क्यों होंगे वो भी समझिए। ये बच्चों RNA है, ये RNA हमारी सेल में अगर डाल भी देता है वायरस तो ये RNA कुछ नहीं कर सकता। इस RNA को ही बच्चों DNA में कन्वर्ट करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की
मदद ली जाती है बच्चों। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरटी जो एंजाइम है वो इसीलिए यहाँ कैपेबल है क्योंकि आरएनए को डीएनए बनाएगा, और ये तब जब डीएनए बन जाएगा तब ये डीएनए हमारे बच्चों न्यूक्लियस के डीएनए के साथ इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्शन कर लेगा और हायर कर लेगा मशीनरी को प्रोटीन बनाने के लिए। तब जाकर के फिर ये बच्चों फिर नई नई कॉपी जनरेट करता रहेगा और यहाँ नए नए वायरस बच्चों बनते रहेंगे। तो इन्फेक्ट करता है हमारी मैक्रोफेजेस को, साथ में हेल्पर टी सेल को भी मारने का काम करता है। स्पेशली हेल्पर टी सेल को काफी ज्यादा डाउन कर देता है, जिसकी वजह से इस बीमारी में इम्यूनिटी बच्चों डाउन हो जाती है, और इम्यूनिटी डाउन होने से यह ज्यादा दिक्कत करता है। तो अब ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब जब स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो आपको याद रहेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, 2 मॉलिक्यूल होते हैं आरएनए के और 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, साथ में बाहर की ओर प्रोटीन कोट होता है। अब चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पे, देखते हैं एड्स के बारे में क्या कह रहा है। तो एड्स के बारे में फुल फॉर्म बता रहा है बच्चों, ये जो कि याद करना है, मैंने आपको बताया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से ये बीमारी जानी जाती है। दिस मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इम्यून सिस्टम की बच्चों कमी हो रही है, डेफिशिएंट हो रहा है। तो एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एन इंडिविजुअल इंडिकेटेड दैट इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज। ठीक है बच्चों, ये कोई कंजेनाइटल डिजीज नहीं है जो आपकी न्यूनेटल, जो आपकी इनेट इम्यूनिटी को कम करता है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कम करता है। सिंड्रोम का इसमें क्या मतलब है? सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बच्चों, क्योंकि इसकी बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं वो अदर बीमारी जैसे होते हैं, जैसे वेट का गिरना, लॉन्ग टाइम में फीवर का आना, खांसी का होना, निमोनिया का होना, ट्यूबरकुलोसिस हो जाना, ये सब कुछ यहाँ पर बच्चों इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं कि डॉक्टर डायरेक्टली देख के नहीं कह सकता कि आपको एचआईवी हो गया है। वो पहले कुछ अलग बीमारियों की शुरुआत करता है, टीएलसी डीएलसी आपके टेस्ट कराता है, देन अदर बीमारी की ओर सोचता है। जब वो अदर बीमारियां भी ट्रीट नहीं हो रही होती हैं, आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, बार बार आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, आपका लगातार वेट गिर रहा होता है, तब जाकर के डॉक्टर आपको एचआईवी टेस्ट कराने के लिए लिखता है, और एचआईवी पॉजिटिव आने पे फिर आगे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के द्वारा आपकी बीमारी को ट्रीट करने का प्रयास करता है। लेकिन ये कंप्लीटली बच्चों ट्रीटेबल डिजीज नहीं है, कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होती है। बस हाँ, इससे थोड़ी सी लाइफ बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तो आनी है अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया। तो एड्स को सबसे पहले बच्चों जरा हिस्ट्री पढ़िए कि 1981 में रिपोर्ट किया गया था इसको अमेरिका में, एंड इन द लास्ट 25 ईयर और सो इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बच्चों पूरे विश्व में फैल गया है, और इसने लगभग अभी तक 25 मिलियन लोगों की जान ली है। 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, 20 में 1 मिलियन हुआ ना, तो इसको सोच लीजिए 25 मिलियन है तो 25 गुणे बच्चों 10 लाख कर लीजिए, तो यहाँ पर मतलब 250 लाख, मतलब 2.5 करोड़ लोगों की ये जान बच्चों ले चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स किस वायरस से होता है तो उसका नाम याद रखेंगे आप लोग बच्चों, एचआईवी से होता है। ये एचआईवी बच्चों ग्रुप है वायरसेस का, कौन सा ग्रुप है? रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस वो होते हैं जिनमें आरएनए बच्चों जीनोम का काम करता है, तो हम पूरी तरीके से इनको रेट्रोवायरस बोल देते हैं। अब इन रेट्रोवायरस में होता क्या है, एनसीईआरटी कहती है इसमें बाहर की ओर एक एनवेलप होता है जिसमें अंदर आरएनए जीनोम बच्चों पैक होता है। अब आरएनए जीनोम में वही आप याद रखिए बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए जीनोम के। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय, तो किसके द्वारा आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा वो याद रखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, है ना, सेक्सुअल कांटेक्ट में फैल सकता है। अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस या सेक्स जो किया जाता है तो उसमें इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को ये जा सकता है। उसके बाद बच्चों बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, तो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तीसरा कहता है कि शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल को यूज करने से बच्चों, अगर हम इन्फेक्टेड निडल को यूज कर रहे हैं इन द केस ऑफ इंट्रावीनस, जो नस में इंजेक्शन लिए जाते हैं स्पेशली, वहां पर ड्रग अब्यूजर्स के द्वारा, तो ये शेयर हो सकता है इन्फेक्शन। साथ में फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, मदर से अपने बच्चे में जा सकता है, अगर मदर अफेक्टेड है, और उसके चाइल्ड में भी जा सकता है। प्लेसेंटा को बच्चों वायरस क्रॉस कर जाता है, याद रखिएगा। सो पीपल हु आर एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हायर रिस्क पे हैं, तो एनसीईआरटी उनका नाम लेना स्टार्ट करती है कि इंडिविजुअल
हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। बच्चों ऐसे लोग जो एक से ज्यादा लोगों के साथ सेक्स करते हैं उनको बच्चों एचआईवी हो सकता है, क्योंकि अगर आप अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस करते हैं, बिना किसी बैरियर के सेक्स करते हैं, तो यहाँ पे फ्लूइड एक्सचेंज होता है, बॉडी फ्लूइड संपर्क में आने से ही ये वायरस बच्चों फैलता है। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर पहले रीजन है, इनको हो सकता है। दूसरे वो लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं। ड्रग एडिक्शन होने के नाते ये बच्चों इंट्रावेनसली लिए जाने वाले सिरिंज को शेयर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 लोग बैठे हैं, ए बी सी डी 4 और ई, ये पांचों नशा करते हैं। इनकी पर डे की जो खुराक है बच्चों कम से कम 1000 रुपए की है। 1000 रुपए हो तो ये पांचों लोगों में वो दवा आ जाए और वो दवा ये लोग अपने ड्रग आ जाए और अपनी बॉडी के अंदर ये लोग इंजेक्ट कर लें। अब इंजेक्ट करने में 5 सिरिंज लगेंगी, 5 सिरिंज ही 50 रुपए की हो जाएगी। तो इनको घर वालों से सपोर्ट तो खत्म ही हो जाता है जब नशेड़ी बन जाते हैं। तो समस्या क्या आती है कि इनको पास 5 सिरिंज नहीं होती, तो एक सिरिंज ले आते हैं। अब एक सिरिंज इनको 10 रुपए की मिल जाती है, तो 40 रुपए इनके बच जाते हैं। अब 40 रुपए बच जाते हैं, तो 40 रुपए बचाने के चक्कर में सबको इन्फेक्शन बांट देते हैं। तो किसी एक को इन्फेक्शन होता है, फिर वो सिरिंज लेकर के ड्रग इंट्रावीनस ले लेता है, फिर बी को देता है, बी ने भी लगाया, बी को इन्फेक्शन हुआ, बी ने लगा के सी को दिया, सी को इन्फेक्शन हो गया, सी ने लगा के डी को दिया, डी को इन्फेक्शन हो गया, और डी ने लगा के ई को दिया, ई को भी इन्फेक्शन हो गया। कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए बच्चों कि पांचों को इन्फेक्शन हो गया। ऐसे भी आप लोग कुछ केसेस निकलते थे, जैसे मैंने एक केस पढ़ा था बच्चों उन्नाव में, कि वहां पूरा गांव की लगभग 90% महिला और पुरुष एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। क्यों पाए गए? क्योंकि वहां पर जो नीम हकीम टाइप के डॉक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने एक ही सिरिंज सबको लगाना शुरू कर दिया, कुछ पैसे बचाने के लिए। मात्र एक सिरिंज से सबको लगाना शुरू कर दिया इंजेक्शन। तो सबको लगाने के कारण क्योंकि सिरिंज तो निडल में वही वायरस था, इसीलिए सभी को बच्चों एचआईवी पॉजिटिव उन्होंने कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, ऐसी ये खराब प्रैक्टिसेस है बच्चों। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बच्चों ऐसे लोगों को भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों पुअर मॉनिटरिंग हो सकती है। अब बार बार ब्लड चढ़ाया जा रहा है, बार बार आप ब्लड बैंक जाते हैं, हो सकता है वहां पे जो स्टाफ है उसको ठीक से जानकारी कभी ना हो आपके पास, ऐसा हो सकता है, और उसमें आपको गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, एचआईवी सस्पेक्टेड व्यक्ति का आपको चढ़ा दिया जाए, जिसकी वजह से बच्चों ऐसे लोगों में इन्फेक्शन आ सकता है। साथ में उनको जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं और माँ को इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्टेड मदर से भी इनमें आ सकता है। अब एनसीईआरटी पूछ रही है, डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? हाँ, हमें पता है बच्चों, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, इन सब में बच्चों बार बार फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। दैट इज हमारे पास सिकल सेल एनीमिया में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाती है। तो फाइंड आउट, मेक लिस्ट ऑफ सच कंडीशन, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जिनमें व्यक्ति एनीमिक होता है, एनीमिक है, हीमोग्लोबिन गिर रहा है, तो ब्लड तो चढ़ेगा बच्चों। और साथ में टाइप ऑफ कैंसर, जैसे ल्यूकीमिया हो गया, ल्यूकीमिया में भी ये व्हाइट ब्लड कैंसर है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाती हैं बच्चों, इसमें भी रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको करवाना पड़ता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट to note that HIV/AIDS is not spread by mere touch और physical contact। अब मान लीजिए किसी को हो ही गया सोसाइटी में, बाय द वे हो गया इन्फेक्शन, तो क्या किया जा सकता है? क्या आप उससे घृणा करने लगेंगे? आप उसको टच करना छोड़ देंगे? फिजिकल कांटेक्ट उससे रखना बंद कर देंगे? तो याद रखिएगा, केवल मात्र छू लेने से या संपर्क में आ जाने से आप उसकी बॉडी के आपको एड्स नहीं होगा। एड्स तभी होगा जब तक आपकी बॉडी का फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होता। इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से ही बच्चों ये संपर्क में आ सकता है। इट इज हैंस इम्पेरेटिव फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, इसलिए आप फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग होने के नाते एचआईवी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। तो अगर वो फिजिकली हेल्दी हैं, साइकोलॉजिकली उनका बिहेवियर अच्छा है, तो मैंने क्यों फैमिली और सोसाइटी से अलग कर देंगे? बस थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर बच्चों ये तो रखना है, उनके लिए सावधानी तो बरतने की जरूरत है। वो प्रॉपर अपनी डाइट लें, एक्सरसाइज करें। अगर उनको उनकी शादी हो चुकी अपनी वाइफ से, वो सेक्स करना चाहते हैं, तो बच्चों कॉन्डोम वगैरह के साथ कर सकते हैं जा करके, है ना। ऐसे नहीं कर सकते, अनप्रोटेक्टेड नहीं कर सकते। अनप्रोटेक्टेड करेंगे तो वाइफ भी बच्चों जा करके इन्फेक्टेड हो जाएगी। इसलिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स को बचना होगा, अपनी
डाइट का ख्याल रखना होगा और बाकी फैमिली मेंबर उनको उसी तरीके से बिहेव करें, बाकी सोसाइटी भी उनको उसी तरीके से बिहेव करे, जिससे वो साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत रहेंगे, इस बीमारी से लड़ पाएंगे, जब तक भी जीवित होंगे ठीक से रह पाएंगे। वरना तो अगर फैमिली और सोसाइटी भी अपना हाथ खींच लेती है तो मानसिक रूप से बच्चों ऐसे व्यक्ति कमजोर हो जाते हैं, वैसे भी उनको लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई इनसे, हमने अपना जीवन खो दिया। There is always a time lag between infection and appearance of AIDS symptoms. अब एड्स के रोगी बढ़ने के कारण क्या है? बढ़ने के कारण ये है, मान लीजिए ये मिस्टर ए है और इनको इन्फेक्शन आज 2023 में हो गया है, ठीक है। 2023 में क्यों हो गया? क्योंकि इनको गलत निडल लगा दी, किसी ने डॉक्टर ने लगा दी या इन्होंने खुद ले ली नशे में, कोई भी कारण हो सकता है, इन्होंने ले ली। तो आज 2023 चला है, 2023, 24, 25, 26, 27 तक इनको कोई सिम्टम ही नहीं आएगा। 2028, 29 या 30 में जाते जाते एट जो कि डिपेंड होगा इनकी इम्यूनिटी पे कि इनकी इम्यूनिटी 2023 में कितनी ज्यादा मजबूत थी, तो अपना ये ख्याल रखेंगे, उस हिसाब से इनको सिम्टम्स आएंगे। मान लीजिए 2030 में 2030 में इनको सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स में इनका वेट गिरता है, इनको फीवर आता है, इनका बाउल मूवमेंट खराब होता है, डायरिया सिम्टम होते हैं, तब इनको दिखाया जाता है, तब डॉक्टर इनको ट्रीट करने की कोशिश करता है, उसके बावजूद कुछ सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो डॉक्टर बच्चों इनकी फिर HIV जांच करवाएगा, HIV जांच करवाएगा, उसमें एलिजा होगा, एलिजा इनका पॉजिटिव आने पे तब पता चलेगा इनको तो HIV हो गया है। अब HIV हो गया तो फिर इनकी फिर दवाइयां चलेंगी। तो दिस पीरियड, इस पीरियड को क्या कहते हैं? 2023 से लेकर के बच्चों 2030 तक सिम्टम ही नहीं है, इस पीरियड को कहते हैं बच्चों विंडो पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? इस विंडो पीरियड में कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे। अब सोचिए, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं, मुझे लगता है कि 2023 में इसको गलत निडल लगी, इसके अंदर इन्फेक्शन मौजूद हो गया, इसकी बॉडी फ्लूइड में इन्फेक्शन पहुंच गया, अब इसको पता ही नहीं है, ये अनप्रोटेक्टेड चीजें हर सारी कर रहा है, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है। बाय द वे, इस समय उसके अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी सेक्सुअल पार्टनर होंगे सभी को ये HIV फैला देगा अनडिजायरेबली। इसको पता भी नहीं है कि मेरे से एड्स फैल रहा है। दैट्स वाई मैनी पेशेंट को जो HIV का वायरस फैला है उनको पता ही नहीं होता है कि वो सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट के संपर्क में आए हुए हैं, इस वजह से उनको फैला हुआ है, ठीक है। तो दिस पीरियड, ये विंडो पीरियड बच्चों कुछ महीने से लेके मैनी ईयर्स तक हो सकता है। यूजुअली इसकी अवधि 5 से लेकर के 10 साल तक देखने को बच्चों मिलती है। चलिए, HIV के बारे में और क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, और क्या जानने वाली चीजें हैं? तो NCERT का नेक्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, वायरस इंटर इनटू द मैक्रोफेजेस। अब यहाँ पे वायरस की फिजियोलॉजी के बारे में बात हुई है कि ये कैसे काम करता है। तो जब हमारी बॉडी में आता है तो बच्चों मैक्रोफेजेस सेल में आता है। मैक्रोफेजेस सेल में बच्चों स्पेशल यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं, उन रिसेप्टर पर ये बैठ करके RNA जीनोम को छोड़ देता है और RNA जीनोम बच्चों हमारी माइक्रोफेजेस सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं, जहां पे वायरस जो है रेप्लिकेट कर जाता है टू फॉर्म वायरल DNA। तो बच्चों ये करता क्या है, वहीं पर ये सबसे पहले ये अपने दोनों मॉलिक्यूल को लेके आता है, RNA के साथ में दोनों मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को भी लेकर के आता है मैक्रोफेजेस सेल में, और मैक्रोफेजेस सेल में ही पहले ये DNA में कन्वर्ट होता है, RNA से DNA बनाता है और अपने DNA को फिर हमारे न्यूक्लियस के DNA के साथ लाइगेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कहानी ही चल रही है कि वायरल DNA बनाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, फिर ये वायरल DNA बच्चों इनकॉर्पोरेटेड कर दिया जाएगा होस्ट के DNA में, फिर ये डायरेक्ट करेगा इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। ये ऐसा समझिए आपके घर में कोई उपद्रवी आ जाता है, बाहर का कोई आ जाता है और आपके घर की मशीनरी को हायर कर लेता है और आपकी कनपटी पे बंदूक लगा के कहता है अब चलो मेरे लिए ये बनाओ, अब तुम मेरे लिए ये करो, अब तुम मेरे लिए ये करो। HIV का वायरस भी यही कर रहा है, आकर के आ गया और RNA से DNA बना के फिर अपने DNA को हमारे DNA में इनकॉर्पोरेट कर दिया है और हमारे DNA से मनचाहा काम करवा पा रहा है, अपने वायरस पार्टिकल बनवा रहा है, अपने लिए प्रोटीन बनवा रहा है, अपने लिए RNA जीनोम बनवा रहा है। तो वायरस फैक्ट्री के रूप में उसको कन्वर्ट कर देगा। मैक्रोफेजेस सेल अब वायरस फैक्ट्री के तौर पे जानी जाएगी। The macrophages continue to produce virus and in this way act like a HIV factory। देखिए लिखा हुआ है कि HIV फैक्ट्री के तौर पे ये मैक्रोफेजेस काम करेगी। साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ बच्चों HIV जो है हमारी हेल्पर T लिम्फोसाइट, जिसके हम TH सेल कहते हैं, इसमें भी बच्चों ये पहुंच जाता है और रेप्लिकेट करता है, जहां पे ये वायरसेस को और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम यही है कि हमारी मैक्रोफेजेस और हेल्पर T सेल TH सेल बच्चों गिरने लगती है, उनका अमाउंट गिरने लगता है बॉडी में।
तो जो प्रोजनी वायरस हैं रिलीज कर दिए जाते हैं ब्लड अटैक में अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो ऐसे ही चलता है क्रम, एक लिम्फोसाइट से दूसरी लिम्फोसाइट, दूसरी लिम्फोसाइट से तीसरी लिम्फोसाइट, तो बार बार हर लिम्फोसाइट में जाते रहते हैं और वहां पे उनको डाउन करते रहते हैं, उनका नंबर कम करते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो एक समय आएगा जब काफी ज्यादा टी लिम्फोसाइट गिर जाएगी। जब टी लिम्फोसाइट गिर जाएगी तो बॉडी में बच्चों सिम्टम्स आएंगे, कोई उत्साह नहीं बचेगा, बॉडी वेट गिरेगा, यही सारे सिम्टम्स होते हैं शुरुआत में। This is repeated leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocyte in the body of the infected person. Infected person में T lymphocyte बच्चों काफी ज्यादा गिर जाएगी। इस पीरियड में पर्सन सफर करने लगेगा बच्चों बाउट्स ऑफ फीवर, यहाँ पे फीवर की साइकिल चलेगी, डायरिया आएगा, वेट लॉस होगा। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर्सन स्टार्ट करेगा सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस। तो यहाँ बच्चों अब चूंकि इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, अब इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है तो एक्सीडेंटल इन्फेक्शन बच्चों, या उनको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, क्योंकि अब इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को टाइम मिल गया, उनको लगता है कि अरे वाह इसकी तो इम्यूनिटी ही डाउन है, चलो अब इसको मारना शुरू करो, तो पैथोजन अटैक कर देते हैं। अब इस समय में आप समझिए आपको निमोनिया भी हो सकता है, आपको कोई भी इन्फेक्शन इजिली हो सकता है क्योंकि एक्सेसिबल हो गई बॉडी, यहाँ पे हेल्पर टी लिम्फोसाइट बहुत कम बची हैं, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा that could have been otherwise overcome such as those due to the bacteria especially। कौन कौन सी डिजीज हो सकती है बच्चों, जैसे बैक्टीरिया से जनरेटेड होने वाली माइकोबैक्टीरियम डिजीजेस, वायरसेस से होने वाली डिजीजेस, फंगल से होने वाली, इवन पैरासाइट जैसे जैसे बच्चों टैक्सोप्लाज्मा, ये सब भी आपको इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। इन सारे इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। एक चीज ये जो मैं लेक्चर के बीच बीच में बच्चों लिखता चलता हूँ, इन लेक्चर की चीजों को आप जरूर नोट कर लिया करिए एक जगह पे अलग तरीके से। इस वाले पेज को मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से बच्चों हैंग हो रहा है सिस्टम, इसको मैं लीव कर देता हूँ, यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ। एंड इवन टैक्सोप्लाज्मा भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है। चलिए आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो आगे एनसीईआरटी कहती है द पेशेंट बिकम्स सो इम्यून डिफिशिएंट दैट ही इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन। एक समय ऐसा भी आएगा इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक हो जाएगी कि वो इन्फेक्शन से बच्चों अपने आप को बचा नहीं पाएगा। अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। इसका पूरा बच्चों नाम याद करिए कि कौन सा एड्स सस्पेक्टेड जो पेशेंट होता है उसमें टेस्ट कौन सा कराते हैं, तो कराते हैं एलिजा, इसका फुल फॉर्म यही है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ठीक है, एक प्रकार का अरेंजमेंट है टेस्ट का जिसमें एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर ली जाती हैं एचआईवी वायरस के खिलाफ और उनको बता दिया जाता है कि आपके बॉडी में बच्चों एचआईवी एंटीबॉडी डिटेक्ट हुई है और आपको एड्स हो चुका है, मतलब एचआईवी हो चुका है, एचआईवी का इन्फेक्शन आ चुका है। एड्स का मतलब तो जब सिम्टम आएंगे तब। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। अब ट्रीटमेंट क्या है एड्स का, तो हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, एंटी रेट्रोवायरल मतलब बच्चों आरएनए से डीएनए बना करके ही तो काम कर रहा है। बोलो हमारी मैक्रोफेजेस या टी लिम्फोसाइट में आता है तो आरएनए से डीएनए बनाता है, तो हम यही पर वार करें, इसके आरएनए को डीएनए ही ना बनने दें। तो ऐसी ही ड्रग पे काम चल रहा है, यही ड्रग दी जा रही है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग होती है ये, पार्शियली लेकिन इफेक्टिव बच्चों। एक समय तो ये आएगा ना, कितनी सेल में आप रोकोगे, कुछ सेल में तो ये एक्सेस करने को पा ही जाएगा, तो कुछ सेल में तो आरएनए से डीएनए, तो गति धीमी कर दी जाती है दवाओं के द्वारा, लेकिन बच्चों ये पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं है, तो पार्शियली इफेक्टिव है बच्चों। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ, देखिए लिखे हुए है, केवल ये लाइफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, सामर्थ्य दे सकते हैं लाइफ को, बट अदर कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ, लेकिन डेथ को बच्चों ये रोक नहीं सकते, जो कि बच्चों इनएविटेबल है, डेथ तो होनी ही होनी है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एड्स के प्रिवेंशन के बारे में कि एड्स के प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं और एड्स को कैसे रोक सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ द एड्स, एज एड्स के पास बच्चों कोई क्योर नहीं है तो प्रिवेंशन ही सबका सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन कर लीजिए। प्रिवेंशन में अभी एनसीईआरटी बताएगी क्या करना है। मोर एवर एचआईवी इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्सिवस बिहेवियर पैटर्न। देखिए बच्चों कहीं ना कहीं हमारी डिजायर सम्मिलित होती है, हमारी डिजायर चाहे मान लीजिए सेक्सुअल पार्टनर हो तो भी डिजायर से किया जाने वाला करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो वहां भी डिजायर ही शामिल है, हाँ डॉक्टर की डिजायर शामिल है, स्टाफ की है शामिल, लेकिन है डिजायरेबल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है निमोनिया जैसे हो गया था, आपको कॉमन कोल्ड हो गया था, आपको पता ही नहीं चला, आपने टच कर लिया और आपको हो गया,
है ना, या छोटी सी ड्रॉपलेट आ गई छींक में, आपको इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं होता एचआईवी में। एचआईवी में जरूर डिजायर वाली चीजें शामिल है, तो उन डिजायर वाली चीजों को ही अगर प्रोटेक्ट कर दिया जाए, उनकी मॉनिटरिंग ज्यादा अच्छी कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चों एड्स के प्रिवेंशन को लेकर के हम कर सकते हैं, एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। तो कॉन्सियस बिहेवियर पैटर्न शामिल होता है एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपन इन एडवर्टेंटली। इन एडवर्टेंटली का मतलब बच्चों, जिस तरीके से निमोनिया और टाइफाइड में आप न चाहते हुए भी इसके शिकार बन जाते हैं, ऐसा एड्स के साथ नहीं है। ऑफ कोर्स अगर इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हुआ है, न्यूबॉर्न फ्रॉम मदर है वो, तो इट मे टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, है ना। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है और मदर से बच्चे में चला गया है, तो ये पुअर मॉनिटरिंग के कारण ऐसा हुआ है। अगर पहले ही पता चल जाए कि मदर सस्पेक्टेड है, बच्चों एचआईवी सस्पेक्टेड है, एचआईवी पॉजिटिव है, तो हम कुछ हद तक इंजेक्शन वगैरह की मदद से बेबी को बचा सकते हैं इन्फेक्शन होने से। तो अगर पुअर मॉनिटरिंग हुई है तो पकड़ में नहीं आएगा, फिर बाद में बच्चा पता चलेगा कि पॉजिटिव है। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ सकता है, स्टाफ के द्वारा, मेडिकल स्टाफ के द्वारा ये हो सकता है कि इग्नोर कर दिया गया हो, केस को लाइटली ले लिया गया हो, न देखा गया हो। एंड इट हैज बीन राइटली सेड, इसलिए सही कहा भी गया है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोर करके मत मरिए, इग्नोर करके अपनी मृत्यु को मत बुलाइए, है ना। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। हमारे देश में बात करें बच्चों, तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है, जिसको हम शॉर्ट में नाको बोलते हैं। इसका रेड रिबन आपने जरूर देखा होगा कहीं पर, इस तरीके से रेड रिबन ऐसे होता है, इस तरीके से ये बनाया जाता है। तो ये रेड रिबन संस्था है बच्चों, जो कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। एड्स के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर मत रखिए, रखिए तो किस तरीके से सेफ सेक्स करिए। WHO ने स्टार्ट किया है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स प्रिवेंट करने के लिए एचआईवी इन्फेक्शन को, और ये अलग अलग कंट्रीज में चलते रहते हैं। साथ ही साथ बच्चों मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम एचआईवी। जितने भी ब्लड बैंक है वहां मॉनिटरिंग अच्छे से बढ़ाई जाए, टेस्ट बढ़ाई जाए, टेस्ट कर दिए, टफ कर दिए जाए, जिससे किसी को भी गलत ब्लड न चढ़ने पाए। एंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल निडल्स। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, क्लिनिक्स चल रहे हैं, छोटे छोटे गांव या शहर में, सब में देखा जाए डिस्पोजेबल निडल्स ही यूज होने पाए, सिरिंज को दोबारा न यूज होने पाए, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाए, सीएचसी, पीएचसी, मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल सेंटर्स पे इजीली उपलब्ध हो, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज को बच्चों रोका जाए, जिसकी वजह से इंट्रावेनसली ड्रग ये लोग ना लेने पाए। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स। और बच्चों सभी को सेफ सेक्स के बारे में, सेफ सेक्स की परिभाषा बताई जाए, तरीके सिखाए जाए, जो कि एडल्ट हैं, जो उस अवस्था में है। एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स। और उसके बाद गांव गांव, शहर शहर बच्चों रेगुलर चेकअप की भी उपलब्ध हो सुविधा, की जहां पर कोई भी सस्पेक्टेड व्यक्ति जिसका लगातार वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, या अदर उसको अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन आ रहे हैं, वो आकर के बच्चों यहाँ पर टेस्ट करा सकता है इन एचआईवी ससेप्टेबल पॉपुलेशन। और सम सच स्टेप्स टेकन अप। कह रहे हैं एनसीईआरटी की ये सारे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे अगर हम इस एड्स को स्प्रेड होने से रोकना चाहते हैं। Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden. As since then the infection may spread to many more people. बच्चों ये छुपा नहीं रहता, एक से व्यक्ति में दूसरे में तो जाना ही जाना है। हाँ, 4-5 साल के बाद जब विंडो पीरियड ओपन हो जाएगा तो आपको सिम्टम्स आ ही जाएंगे। HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपुल नीड हेल्प। बच्चों इन्हें हमारी सहायता है, हम इनकी सहायता करें, सिंपैथी रखें। बाकी हमें घृणा इनसे नहीं करनी, शंड नहीं करना है, घृणा नहीं करनी है हमें बच्चों, हमें इनसे सिंपैथी रखनी है। जब तक हम इनके बॉडी फ्लूइड के संपर्क में नहीं आएंगे, हमें एचआईवी नहीं होगा, ये हमें स्वीकार करने की बात है। एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइजेस इट एज अ प्रॉब्लम टू बी डील्ड विद अ कलेक्टिव मैनर, द चांसेस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ द डिजीज इंक्रीज मैनीफोल्ड। देखिए अगर सोसाइटी साथ देगी, परिवार वाले साथ देंगे, तो जो एचआईवी पेशेंट है वो भी बच्चों अपने आप को स्वीकार कर पाएगा, अपनी आइडेंटिटी को पहचान करके जी पाएगा। अगर आप उसको सब लोग घृणा करेंगे तो अपनी पहचान को बचा करके रखेगा, और पहचान को बचा करके रखने में ही उससे ये हो सकता है कि वो कई लोगों को बीमारी फैला दे। इट इज अ मैलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड। बच्चों ये मैलेडी है जिसको टैकल किया जा सकता है बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी एक्टिंग टुगेदर।
तो मेडिकल स्टाफ और सोसाइटी मिलकर के इस पे काम करें, जिससे हम लोग बच्चों इस डिजीज को स्प्रेड होने से रोक सकें, क्योंकि अभी इसका कंप्लीट क्योर बच्चों हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कुछ दवाएं हैं जो इसके ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती हैं, वो है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। तो ये था आपका पूरा एड्स पे और एचआईवी पूरा लेक्चर। अब इसके बाद जो बारी आती है वो कैंसर की है और कुछ अदर ड्रग्स की है, जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। इतना आप बच्चों पढ़ लीजिए और इसके क्वेश्चन लगा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।